अंतुल का क्या मतलब होता है डॉक्टर साहब, कुछ बताएँगे? अंतुल का मतलब जिसका कोई कंपैरिज़न ना हो, जिसे कोई नाप ना सके, अच्छा, जिसे कोई आँक ना सके। डॉक्टर अतुल अतुल तेवतिया मतलब एक चिकित्सक है, एक गाँव की देसी महिला है या एक पॉलिश पॉलिटिशियन है? क्या है ये समावेश, कुछ बताएँगे अपने बारे में? देखिए शिक्षित होना एक अलग बात है और अपनी जड़ों से जुड़े रहना एक अलग बात और है। शिक्षा के साथ-साथ मेरे पिताजी ने, माताजी ने और मैंने स्वयं ने हमेशा ये कोशिश की कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ी रहूँ। जी, अब मतलब आपकी जिला पंचायत सदस्य से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक आने की भी एक विचित्र कहानी है, जैसे कि हम लोगों ने सुना है। अचानक रातों-रात आपको जिला पंचायत सदस्य लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है और आप उसको ससम्मान देते भी हैं और चुनाव लड़ते भी हैं। उसके बाद वो चुनाव आप जीतते भी हैं। सोचती हूँ कि 2014 और 2019 दोनों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुलंदशहर इस बार एक नया इतिहास रचेगा। तो ये डॉक्टर नुतुल रेवतिया हमारे पॉडकास्ट मंच पे एक घोषणा करके जा रही हैं कि अब की बार 2024 बुलंदशहर लोकसभा इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो लड़के वाला कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है कि ये मारे-मारे भटके-भटके घूम रहे हैं जी। और जनता 400 पार का आशीर्वाद देकर इनको खटाखट, खटाखट, खटाखट जवाब देने वाली है। अब की बार और कुछ विशेष हो गया कि छोटे छोटे चौधरी साहब भी आपके साथ गठबंधन में आए। जी। आपकी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी है, और चौधरी साहब की पार्टी उत्तर पार्टी है, उनके साथ में चुनाव लड़ी। इस गठबंधन को वोटों के परिप्रेक्ष्य में, सीटों के परिप्रेक्ष्य में, 2024 की लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे देखते हैं? कुछ बताएँगे डॉक्टर साहब? नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कांत पाराशर, वीके टॉक इनिशिएटेड बाय विशेष खबर मीडिया समूह के आज के इस पॉडकास्ट मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ तथा आज हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर अंतुल तेवतिया, जो कि वर्तमान में वरिष्ठ भाजपा नेता हैं तथा साथ ही साथ में जिला पंचायत निदेशक जिला बुलंदशहर हैं। हम उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर तेवतिया, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम राजनीतिक क्रम में या कुछ ऐसी बातें आपसे पूछें जो आपके आज कुछ विषयों को लेके हम जो पूछेंगे, चर्चा करेंगे, उससे पहले हम बिल्कुल ज़रूर जानना चाहेंगे, हम भी, हमारे दर्शक भी, आपका बचपन, आपकी शिक्षा, आपका कुछ फैमिली बैकग्राउंड और राजनीति की प्रेरणा, ये सारी बातें कहाँ से क्या स्टार्ट हुई, डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहेंगे इस बारे मेरा बचपन मैं जनपद बुलंदशहर में पैदा हुई। मेरी प्राथमिक शिक्षा डीपीएस बुलंदशहर से हुई। उसके बाद मैंने अ, हिसार से विद्या देवी जिंदल स्कूल से अपनी स्कूलिंग की। जयपुर से मैंने एमबीबीएस किया। एमएस मैंने गाज़ियाबाद संतोष मेडिकल से किया में? जी, और उसके बाद वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल से मैंने अपना एफएमएस किया। उसके बाद मैंने समाज सेवा चुनते हुए राजनीति में आई और राजनीति में आने के बाद आज मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। डॉक्टर अंतुल तेवतिया, इस शब्दकोश का नाम, अपने शब्दकोश में ये नाम मैंने पहली बार देखा है, जी। सुना है। अंतुल का क्या मतलब होता है डॉक्टर साहब, कुछ बताएँगे? अंतुल का मतलब जिसका कोई कंपैरिज़न ना हो, जिसे कोई नाप ना सके, अच्छा, जिसे कोई आँक ना सके। सो इट हैज़ नो कंपैरिज़न, दैट इज़ अंतुल। तो इस नाम को आप अपने साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं? कुछ बता पाएँगे इसमें? देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में जब बच्चे के संस्कार होते हैं, चाहे जी, वो नामकरण संस्कार हो या अन्य कोई भी संस्कार हो, जी, वो उसके जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जब हमारे माता-पिताजी या हमारे भारतीय संस्कृति में हमारा नामकरण संस्कार होता है, वो कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है। हमारे शुभ अंक और आगे के भविष्य को देखते हुए राशि के अनुसार हमारा नाम रखा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि जो नाम रखा जाता है, निश्चित तौर से उसी तरह के संस्कार, उसी तरह की चीज़ें माँ-बाप बच्चों में देखना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जब छोटे बच्चे को बचपन से कोई एक सीख दी जाती है, तो वो उसके जीवन में उतर जाती है। तो दुनिया से हट के मैं चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ और लगभग कहीं न कहीं सफल भी होती हूँ। डॉक्टर साहब, एक जैसे कि हमारी टीम ने आपके बारे में होमवर्क किया, आप एक सफल चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रही थी।
अपनी माता जी का हाथ बढ़ा रही थी, क्योंकि वो भी एक चीज बहुत सफल चिकित्सक है गुलावटी में। आपका बहुत बड़ा सेटअप है इन चीज़ों को लेके। तो अचानक ये कदम चलते चलते एक डगर चेंज कैसे हो गई? कैसे एक चिकित्सक से आप राजनीति में रुचि लेने लगी और राजनीति में आ गई? डगर बदली नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब एक चिकित्सक होता है, तो वो भी एक समाज सेवक होता है। मेरी माताजी एक चिकित्सक हैं, मेरे पिताजी चिकित्सक थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और विभाग संघ चालक रहे। उन्होंने जीवन पर्यंत लोगों की सेवा करी, समाज सेवा की। मेरे माताजी और पिताजी के दिए हुए संस्कार हैं, जो मैं आज लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहती हूँ। उन्हीं के दिए हुए संस्कार हैं, उनके सुख को अपना सुख और उनके दुःख को अपना दुःख समझकर उनकी मदद करती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि चिकित्सा और राजनीति दोनों समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। दोनों के अंदर सेवा भाव होना आवश्यक है। तो दोनों लगभग एक ही चीज़ है, पर थोड़ी-सी दोनों की राह अलग-अलग है। तो मैं समझती हूँ मैंने दोनों अपने प्रोफ़ेशंस में एक समानता बनाकर मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मतलब इस जन सेवा के पीछे जो संकल्प था, वो कहीं न कहीं जेनेटिकली है। जी, कहीं न कहीं आपके पिता का आप आपने अपने पिता को इस चीज़ में आदर्श के रूप में देखा, जी, अपने माताजी को अपने आदर्श के रूप में देखा। जी। जन सेवा करते हुए तो आपने सोचा कि आप भी एक एक्टिव पॉलिटिक्स में देखिए, बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपनी माताजी से और पिताजी से सीखते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो उसकी माँ होती जी। है। तो मैंने अपनी माताजी से बहुत कुछ सीखा है, उसके बाद अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है और उनके संस्कारों को ही आगे बढ़ाने का मैं कार्य कर रही हूँ। हम आप काफ़ी आपके रील-वील देखते हैं, वीडियो-वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स आते हैं आपके, आजकल तमाम सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स में। तो आपको एक एक गाँव का परिवेश, गाँव से जुड़ी हुई चीज़ें, देसी चीज़ें बड़ी कहीं न कहीं सुहाती हैं या आपका लगाव रहता है उनसे? अक्सर आपके रील में देखते हैं आप कहीं न कहीं उपलों के पास बैठे हो, कहीं मार्केट में खड़े हो, किसी किसानों के बीच में बैठ के मूँगफली खा रहे हो, कहीं हम आपको देखते हैं अवतार बना रही हो। तो ये डॉक्टर अतुल अतुल तेवतिया की मतलब एक एक चिकित्सक है, एक गाँव की देसी महिला है या एक पॉलिश पॉलिटिशियन है, क्या है ये समावेश? कुछ बताएँगे अपने बारे में? देखिए, शिक्षित होना एक अलग बात है और अपनी जड़ों से जुड़े रहना एक अलग बात है। ऑसम। शिक्षा के साथ-साथ मेरे पिताजी ने, माताजी ने और मैंने स्वयं ने हमेशा ये कोशिश की कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ी रहूँ, जी, अपने गाँव से जुड़ी रहूँ। जी। भले ही हमने पढ़ाई बाहर की, परंतु हमेशा गाँव में जाना, अपने परिवार के लोगों के बीच में रहना, पूरा गाँव हमारा परिवार है, उन सब के बीच में रहना, उनके साथ त्योहार मनाना, उनके साथ खुशियाँ साझा करना, ये सब चीज़ हमारे जीवन में हमेशा रही और आगे भी मैं ये कोशिश करूँगी कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। देखिए, एक इमारत तब एक इमारत बनी रहती है जब उसकी जड़ें मज़बूत हों और अगर जड़ें ही खोखली होंगी तो वो इमारत कब ढह जाएगी पता नहीं चलेगा। तो अपनी जड़ों को मज़बूत रखें, ये मैं जो आज के यंगस्टर्स हैं, उनसे भी अपील करना चाहूँगी कि अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। जुड़े। अक्सर मैं देखा है आजकल जो बड़े परिवारों के बच्चे होते हैं पॉलिटिक्स में आते हैं, उन्हें तो गेहूँ और चावल के बीच का भी अंतर पता नहीं होता। अगर रॉ फॉर्म में उनको दिखा दिया जाए, तो हमें यकीन है डॉक्टर साहब को सब अंतर पता है। स्वाभाविक तौर से मैं किसान की बेटी हूँ, एक अलग बात है कि चिकित्सक हूँ। डॉक्टर साहब आपकी जिला पंचायत सदस्य से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक पाने की भी एक विचित्र कहानी है, जैसे कि हम लोगों ने सुना है। अचानक रातों-रात आपको जिला पंचायत सदस्य लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है और आप उसको ससम्मान देते भी हैं और चुनाव लड़ते भी हैं। उसके बाद वो चुनाव आप जीतते भी हैं। उसके बाद उसके बाद की बात आप बताइए किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष तक का आपका सफ़र रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला रातों-रात नहीं करती। जी, भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई छोटा फैसला हो, चाहे जी, बड़ा फैसला जी, हो, बहुत सोच समझ कर और सबको साथ लेकर किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी, मैं देश की नहीं, अपितु पूरे विश्व भर में एक जी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बिल्कुल। ऐसे में जो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो करोड़ों कार्यकर्ता लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर राजनीति में अगर उनके पास कोई पद है,
उसके माध्यम से वो सबके सामने हो। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, पार्टी का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये पार्टी नेतृत्व का कार्य है कि जी, उनको कब, किस समय क्या देना है। जी, आज हमने बहुत बड़ा उदाहरण राजस्थान में, जी, छत्तीसगढ़ में जी। और अ, मध्य प्रदेश में मध्य भी। प्रदेश जी, में जी, देखा ज़रूर। है। तो ये जो बड़े-बड़े परिवर्तन हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का एक प्रण है, उसको लेकर है। तो मैं समझती हूँ कि मैं जब राजनीति में आई, राजनीति में तो मैं बचपन से हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी माताजी, पिताजी दोनों पार्टी से जुड़े रहे। जी, पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे। जी, बचपन से हमने पार्टी का झंडा लेकर, और जिस समय पे सोशल मीडिया का कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता था, बल्कि दीवारों पर पोस्टर लगाने का कार्य किया जाता था। अच्छा, तो मुझे याद है बचपन में मैंने वो भी किया। बहुत तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टी का कार्य करने के लिए आपके पास कोई पद हो। जी, आपके अंदर पार्टी के संस्कार होने चाहिए। तो मैं अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उसका आभार भी प्रकट करूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जी। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे दी। ये कितने वर्ष का कार्यकाल होता है डॉक्टर साहब? 5 वर्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता का है। लगभग ढाई वर्ष हो गया है। हो गया तो है। इट इज़ लाइक 50-50। तो अब जैसे लगभग 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे डॉक्टर, ऐसे राजनीतिक पर्सन, बुलंदशहर को लेके आपका क्या विज़न है और उस विज़न में आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं? कहाँ तक आप लगता है आपको कि आप एज जिला पंचायत अध्यक्ष बुलंदशहर की सेवा कर पाए? अ, मुझे याद है जिस समय मैंने ज़िला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी, जी, उस समय ज़िला पंचायत बुलंदशहर का नाम बहुत अच्छा नहीं था। मुझे ये भी याद है, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये चुनाव तुम्हारे लायक नहीं है, जी, तुम्हें ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जी, कहीं न कहीं इसमें कभी न कभी दबंगता की आवश्यकता पड़ती है, कहीं न कहीं पैसे की आवश्यकता पड़ती है। परंतु सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप जी, भी मीडिया में हैं, आपने भी जानते होंगे कि ज़िला पंचायत का चुनाव आम तौर पे हम पैसे से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ देखते हैं। जी, बिल्कुल। परंतु पूर्व इतिहास में तो ये सब कुछ रहा है, खासकर पहली सरकारों में जी, ये बहुत कुछ देखा परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, देश में आई जी, और उसके बाद प्रदेश में आई, बुलंदशहर सही पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हमने देखा। मैं अगर अपने बुलंदशहर की बात करूं, तो मैं निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में मैंने शपथ ली, जी, और जो मेरे सम्मानीय सदस्य थे, उनको कहीं बुलंदशहर से बाहर नहीं भेजा गया, जी। और वो किसी के बरगलावे में नहीं कहीं आए। भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं। डे 1 पे उन्होंने मुझे बोला हम आपके साथ हैं, और एंड डे तक वो मेरे साथ एक हिमालय पर्वत की तरह अडिग खड़े हुए नज़र आए, और आज भी उसी तरह से खड़े हुए टोटल हैं। कितने वोट्स होते थे इसमें बुलंदशहर में? 54। 54। जी, तो आपके साथ सभी लोग जी, बुलंदी की तरह खड़े थे। जी, निर्विरोध आपने जीता ये बिल्कुल। चुनाव। और बहुत आज भी खड़े हैं, तो मैं ख़ास करके अपने सदस्यों को धन्यवाद करना जी, चाहूँगी कि जो मेरी ये निरंतर आगे बढ़ने का एक रहा है, उसमें वो मेरे बहुत अहम सहयोगी हैं। क्योंकि नहीं तो पूर्वांचल में सुना है मैंने, निर्विरोध चुनाव जीता दिए जाते हैं बाहुबल के बीच में, जी। लेकिन हमें नहीं, लगता है लेकिन कि बुलंदशहर में आप खुद भी यहाँ देखेंगे। आपकी सादगी आपको चुनाव जिता दी। खुद भी देखेंगे, मतलब जी, कोई किसी भी तरह का के बल का कोई प्रयोग नहीं किया गया, हुँ। और बहुत सादगी से, बहुत अच्छी तरह से हमने चुनाव लड़ा, और निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में मैंने शपथ ली। हम जैसे कि अभी हम देख रहे हैं 24वां लोकसभा चुनाव चल रहा है। 5 चरण इसके पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण के बाद मोदी जी का वो जो नारा है अब की बार 400 पार, आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुँचे हैं आप? और क्या सच में हम 400 आप 400 पार जाने वाले हैं? उस बारे में बताएँगे हमें कुछ? बिल्कुल। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उस बात से हम सब लोग भली-भाँति परिचित हैं। जी, हम आज से 10 साल पहले की बात करें, 2014 से पहले की बात करें, तो भारत की दशा मुझे आज भी याद आती है, जब महिलाएँ अपने बेसिक राइट्स के लिए जी, उनकी क्या स्थिति होती थी, इस बात से आप भी परिचित हैं। बिल्कुल। भ्रष्टाचार किस कदर पूरे देश में फैला हुआ था, उससे हम सब लोग उससे भली-भाँति परिचित हैं। मैं अगर गुंडागर्दी की बात करूँ, तो कभी भूमाफिया जैसे लोग हमारे
मिडिल क्लास लोगों को परेशान करते थे, हमारा व्यापारी वर्ग परेशान था, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं थीं। परंतु 2014 के बाद लगातार हमने पूरे देश में ये बदलाव देखे। हुँ, और जो ये बदलाव है, महिलाओं को जो सम्मान मिला है, आज महिलाएँ सेल्फ सेटअप ग्रुप्स के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से किस तरह से आज घर रोशन हो रहे हैं। आज हमारी महिलाएँ उद्यमी बन रही हैं। तो ये सब प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, दूरदर्शी सोच का नतीजा है। आज किसानों को सम्मान मिल रहा है, युवाओं को नए-नए अवसर मिल रहे हैं। भारत भी आज उठकर, खड़े होकर ये बोलता है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। जबकि आज़ादी से लेकर 2014 तक हम विकासशील देश हैं, ये सोचने में भी संकोच करना पड़ता बहुत था। सही। तो ये तमाम चीज़ें, जो तमाम बदलाव आए हैं, ये जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है और निश्चित तौर से इस बार 400 पार हम करेंगे। बुलंदशहर लोकसभा को आप किस तरह से देखते हैं? पिछले 2 चुनावों को 14 को, 19 को और अब 2024 को। क्या लगता है आपको कहाँ पे आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी का दिन प्रतिदिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ संवाद, वो लगातार कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जिस समय मैंने चुनाव लड़ा, मुझे पार्टी के एक बहुत बड़े अधिकारी ने बोला कि चुनाव, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले मात्र चुनाव की अपनी तैयारी की थी, कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी होता है वो चुनाव नहीं लड़ता, बिल्कुल संगठन है? परंतु भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और वो केवल चुनाव में नहीं, वो हर रोज़ चुनाव लड़ता है। तो वो मैंने अपने चुनाव में खुद देखा। मैं उस वाक्य की खुद साक्षी बनी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता समाज के बीच में इस कदर घुसा हुआ है, उनके सुख में, उनके दुःख में, उनको आगे बढ़ाने में, उनके रोज़गार के क्या नए तरीके हो सकते हैं, जो अ, हमारी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से जो लाभ हैं, वो उन तक कैसे पहुँच सकते हैं। हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं। मैं समझती हूँ कि 2014 और 2019 दोनों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुलंदशहर इस बार एक नया इतिहास रचेगा। तो ये डॉक्टर नुतुर तेवतिया हमारे पॉडकास्ट मंच पे एक घोषणा करके जा रही हैं कि अब की बार 2024 बुलंदशहर लोकसभा इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल। बस चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ईश्वर करे ऐसे ही हो। डॉक्टर साहब, ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष जमीनी तौर पे अगर कुछ कार्य आपके देखे जाएं, तो मुख्य रूप से वो क्या रहे, क्या क्या है बेसिकली, क्या आपका थॉट है? देखिए, ज़िला पंचायत के माध्यम से हमने सबसे शुरू में एक कोशिश की थी कि ज़िला पंचायत बुलंदशहर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करे। जी। आज ज़िला पंचायत बुलंदशहर जितनी भी फाइनेंशियल काउंटिंग्स हैं, उनको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। आज ज़िला पंचायत बुलंदशहर हमारा एक ऐसा ज़िला पंचायत बुलंदशहर एकमात्र ऐसा पंचायत है, जो आगे बढ़ रहा है सेल्फ मेड की थीम पर। अच्छा। आज सरकार से जो फंड हम लोगों को आते हैं, उनके अलावा हम कोशिश करते हैं कि जो जिला निधि है, उसको हम किस तरह बढ़ाएँ, और जो कार्य हम टाइड और अनटाइड के फंड से नहीं कर पाते, जनता की कई माँग, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसमें हम भी बंध जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जिला निधि को बढ़ाएँ और उस जिला निधि से जो जनता की माँगें हैं, उनको पूरा करें। तो आपका जो जो कार्य क्षेत्र होगा वो पंचायती क्षेत्र होता होगा? जी, पंचायती क्षेत्र है, और मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ज़िला पंचायत बुलंदशहर प्रदेश भर में एक ऐसी ज़िला पंचायत बनी है, जी। जिसने आईएसओ सर्टिफ़िकेट लिया अच्छा, है, वेरी गुड। और बुलंदशहर में वो पहला विभाग। अच्छा, तो ये तमाम तरीके की छोटी-छोटी कोशिश है, जो हमें प्रदेश भर की पंचायतों से अलग बनाए। ये कोशिशें हम करते हैं, और ज़िला पंचायत के माध्यम से किस तरह से रूट लेवल पर लोगों को लाभ पहुँचे, इसके लिए लगातार हम कार्य करते हैं। मैंने सुना है ऐसे प्रोटोकॉल जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और सेंटर चेयर होती है किसी भी मीटिंग की। जी। ये है, ठीक है क्या? जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। राष्ट्रपति और डीएम के समकक्ष आप ही बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हुँ, लेकिन ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में पंचायती राज को एक बहुत बहुत अहम जी, दर्जा जी, दिया जी, गया जी, है, जी।
और अगर हम देखें भी तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे गाँव हैं, हमारे गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं, एक अहम कड़ी निभाते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी। डॉक्टर साहब जैसे यूपी में हम देखते हैं कि आजकल बहुत अखबारों में चर्चा रहती है कि 2 लड़के छाए हुए हैं यूपी में। उनका कहना है इस बार जनता इंडिया गठबंधन को खटाखट, खटाखट, खटाखट वोट देगी। 2 लड़के कौन हैं? राजनीति और लड़के, ये थोड़ा-सा अजीब लगता है सुनने में। जी, अगर मैं बात करूँ लड़कों वाली एज ग्रुप की, तो मुझे लगता है वो 30 से और 40 वाली एज की बात आप भी कर रहे होंगे। जी, तो उसमें अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाम आपको गिनाऊँ तो उसमें योगी जी का नाम सबसे पहले आता है। हुँ, परंतु आज किसी की हिम्मत नहीं होती होगी कि उनको जैसा नाम आपने लिया वैसे संबोधन करके बोले। आज लोग उन्हें महाराज जी कहकर बोलते हैं। आज हमारी महिलाओं में एक बहुत बड़ी नेता हैं स्मृति ईरानी जी। जी, उनकी भी एज लगभग यही होगी, जी, परंतु आज सब लोग उन्हें दीदी कहकर बोलते हैं। जी, तो ये जो लड़के वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि ये मारे-मारे, भटके-भटके घूम रहे हैं जी। और जनता 400 पार का आशीर्वाद देकर इनको खटाखट, खटाखट, खटाखट जवाब देने वाली है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को 400 का आशीर्वाद देके बिल्कुल, खटाखट, खटाखट जवाब देगी। जवाब बिल्कुल देगी। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, जो आप कह रही हैं वही होता रहा आपकी पार्टी। डॉक्टर साहब 2024 में जाट समाज जैसे हमारा पश्चिम उत्तर में जाट समाज जो है एक क्षत्रिय समाज है, बहुत प्रोमिनेंट समाज है, एकजुट समाज है, खेती खलिहान वाला समाज है, प्रॉस्पर समाज है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समाज का हमेशा से लगाव रहा है। 2024 में तो सॉरी 2014 में 19 में तो बिल्कुल एक तरफ़ा लगाव हमने इस समाज का 19 में थोड़ा बहुत मुझे लगता है बिखराव रहा के बाद जो भी कारणों से, बट उसके बाद लगता है दोबारा मूल रूप से जाट समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भाजपा के साथ है। जी, अब की बार और कुछ विशेष हो गया कि छोटे चौधरी साहब भी आपके साथ गठबंधन में आए। जी। आपकी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी है और चौधरी साहब की पार्टी लोकदल पार्टी ने दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़े। इस गठबंधन को वोटों के परिप्रेक्ष्य में, सीटों के परिप्रेक्ष्य में, 2024 के लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे देखते हैं? कुछ बताएँगे डॉक्टर साहब? देखिए मुझे लगता है निश्चित तौर से आदरणीय जयंत चौधरी जी का पार्टी में आना, जी, ये एक बहुत बड़ी बात है और निश्चित तौर से पार्टी को और लोकदल को, दोनों को इस बात से लाभ मिला है। जी, जहाँ तक किसानों की बात है, जी, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसानों का आशीर्वाद हमेशा से रहा है। जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो किसानों के हित में कार्य करती है। जी, चाहे किसान सम्मान निधि की हम बात करें, चाहे बीमा योजना की बात हम करें, भारतीय जनता पार्टी ने हर कदम पर किसानों की चिंता की है और उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान मिला है, जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की और उनके नेतृत्व में ये सम्मान केवल चौधरी साहब का या उनके परिवार का सम्मान नहीं है। जी, ये सम्मान हर गाँव का सम्मान है। बहुत ये सम्मान हर किसान का सम्मान है। तो मैं समझती हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो किसानों के मसीहा जिनको आज भी किसान एक देवता के रूप में पूजते हैं। तो उनको सम्मान देना हर किसान का सम्मान करने वाली बात है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और निश्चित तौर से जिस तरह से किसान वर्ग का आशीर्वाद, किसान वर्ग का विश्वास हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, इस बार और दुगनी ताकत से हमारे किसान भाइयों ने हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर जो उनकी जीत थी उसको और मजबूत किया है। तो साहब एक चिकित्सक के रूप में और एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के रूप में जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो एक मसला चल रहा है या विवाद चल रहे हैं, इन सवालों पे आप क्या बताना चाहेंगे? कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी 2020 में, जी, जिस समय चारों तरफ मतलब त्राहिमाम वाला माहौल था। अगर हम जाकर शमशान घाट में चले जाते थे तो चारों तरफ हमको जी,
क्या हाल होता था, इस बात से हम बिल्कुल लोग ठीक बात है। भली-भाँति हर परिचित हैं। परिवार में, आस-पड़ोस में लोगों ने उस दर्द को इतना देखा। नुकसान हम लोगों ने देखा है, इतना कष्ट हम लोगों ने उस समय में झेला है। बिल्कुल, परंतु जब वैक्सीन आई, तो मैं समझती हूँ कि भारत के बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक एक किरण दिखाई दी। और मैं समझती हूँ कि वैक्सीन के बाद तुरंत जो माहौल बदला, जो चीज़ें बदलीं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, अद्भुत ही चमत्कार था वो। चमत्कार था। तो इस बात में कोई तर्क करने जैसा कोई विषय बचता जी, ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमने उस संकट के समय पे देखी, चारों तरफ हमने दुःख देखे, चारों तरफ हमने मौत देखी, लोग किस तरह से अपने रोज़गार से हटकर घर में कैद हो गए, ऐसा माहौल हमने देखा। और वैक्सीन लगने के बाद जो एक आशा की किरण, एक खुशी की लहर पूरे देश भर में थी, हमने वो भी देखी। जी, और तब से लेकर आज तक वो वैक्सीन सबने लगवाई है, मैंने भी लगवाई है, आपने भी लगवाई है। बिल्कुल, परंतु आज सब लोग हम बैठे हैं ना, उस डर से बाहर निकल के बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। जी। तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई तर्क वाली बात है नहीं। बल्कि इस मेडिसिन से, इस वैक्सीन से हमारा देश ही नहीं, मोदी जी ने दुनिया भर के तमाम और देशों को भी बिल्कुल, लाभान्वित किया और बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। आज भारत से ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। बिल्कुल, 2014 से पहले की आप अगर बात करें, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल ठीक बात। विदेशों पर देश मतलब देशों बाहर के देशों का मुँह देखने की आवश्यकता होती थी। परंतु आज जब मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक मैं विकसित राष्ट्र का निर्माण करूँगा, जी, मैं भारत को पुनः विश्व गुरु बनाऊँगा और माँ भारती का शीश पुनः उसी तरह से फ़क्र से ऊँचा होगा जिस तरह से पहले था। तो ये सब छोटे-छोटे उदाहरण हैं। मोदी जी के विकसित भारत का जो संकल्प है, जो एक विज़न है उनका विकसित भारत को लेके, उसमें अगर हम बुलंदशहर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की बात करें, तो ग्राउंड ज़ीरो जो आपकी बैटल है वहीं है। तो ऐसा क्या बुलंदशहर को ख़ास मिला है जो आप कुछ बताना चाहेंगे मोदी जी के विकसित संकल्प यात्रा को, इसको विज़न को लेके? देखिए, 2014 से पहले अगर हम अपने गाँव की बात करें, हम शहरों की बात करें, सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूँगी। क्योंकि शिक्षा जो है वो बेसिक राइट है। तो 2014 से पहले मैंने ऐसे विद्यालय देखे हैं, जहाँ पे घुस पाना मुश्किल था। जी, परंतु आज हर तरह से उन विद्यालयों का मॉडिफ़िकेशन हुआ है। जी, और आज गाँव में, शहर में चाहे सरकारी स्कूल हो, बच्चों को वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएँ और शिक्षा मिली है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं उसके बाद अगर बात करूँ अस्पतालों की, तो जो सरकारी अस्पताल होते थे, बिल्कुल खंडर वाली स्थिति होती थी। मरीज़ वहाँ जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं खुद चिकित्सक हूँ और मैं जी, समय-समय पे अपने कलीग्स से मिलती हूँ। तो उनका कहना ये है कि आजकल हमारा जो आधा काम है वो तो सरकारी अस्पतालों ने छीन लिया। तो मैं जी। समझती हूँ सरकार के लिए अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब एक प्राइवेट डॉक्टर ये कहे कि आज हमारा काम सरकारी अस्पतालों ने छीन लिया। तो लोगों का विश्वास उन सरकारी अस्पतालों पे, सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर बना है, हुँ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ पहले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ देखते थे, और क्योंकि उन लोगों के पास उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं होती थी कि वो उतने पैसे का उपचार जो है वो अफ़ोर्ड कर सकें, तो कहीं न कहीं वो गाँव में उस गंभीर बीमारी से ग्रस्त रहते जी, थे। परंतु आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कोई कहीं भी आप अस्पताल में जाकर अपना फ्री में उपचार करा सकते उपचार। हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं की मैंने इससे पहले बात करी, आज हमको सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये सब तरह के जो बदलाव हैं ये बुलंदशहर में आए हैं। जी, वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज, वन उसके लिए हमको बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से अच्छा, मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में स्थापित हुआ है। जी, तो ये तमाम तरीके की उपलब्धियाँ देश को आगे बढ़ाना, जनपद को आगे बढ़ाने वाली ये उपलब्धि। ऑपरेशनल है मेडिकल कॉलेज जी, अभी? बिल्कुल अच्छा, ऑपरेशनल है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से बुलंदशहर के लोग पहले एम्स की तरफ देखते थे, हुँ, आज वो मेडिकल कॉलेज में जाकर उसी तरह का इलाज वहाँ करा रहे हैं। अभी मैं कुछ आपका रिज़्यूमे पढ़ रहा था। रिज़्यूमे तो नहीं कहेंगे उसको, बट आपके बारे में कुछ देख पढ़ रहा था। यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग्स, आपको उसमें लिखा था कि आपको पढ़ने में बड़ी रुचि है। जी। ऐसा क्या विशेष आप पढ़ते हैं? मेडिकल लाइन से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ते हैं या एक जनरल रीडिंग?
देखिए जो डॉक्टर होता है तो उसको पढ़ने की रुचि तो हो ही जाती है। जी, जी। तो निश्चित तौर से मैं अभी भी अपने प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई हूँ। हुँ, तो जो भी मेडिकल में नए अचीवमेंट्स, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, हुँ। उनको पढ़ने के साथ-साथ मुझे बायोग्राफ़ीज़ पढ़ने में ख़ास रुचि रहती है। अच्छा, और जो भी अपनी सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जी, उनको पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। सब वैसे तो हमारे देश हर आदमी का अपना एक आदर्श होता है। तो आदर्श अलग-अलग वर्टिकल्स में होता है, अलग-अलग फ़ील्ड्स में होता है, बैकग्राउंड्स में होता है। जैसे फैमिली आदर्श में तो आपने बता दिया कि कहीं न कहीं आपके बाबूजी और आपके माताजी आपके यहाँ उनसे तमाम संस्कार आपने लिए हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज आप जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय लेवल पे या प्रदेश लेवल पे किसी ऐसे राजनेता की बात करी जाए जिसको आप अपना आदर्श देखती हैं, तो कौन होगा वो नेता और क्यों होगा? किस लिए वो आदर्श है आपका? सुषमा स्वराज जी। अच्छा, बचपन से जब वो बोलती थीं, जी, तो मुझे उन्हें सुनना बहुत पसंद था। जी, और जिस तरह से राजनीति में वो आईं, राजनीति में वो बढ़ीं, अपने परिवार में एक बैलेंस बनाते हुए राजनीति में वो एक शिखर तक पहुँची, जी, तो वो मुझे बहुत प्रेरित करता है। जी। एज़ अ फीमेल मैं उनकी तरफ देखती हूँ और मैं उन्हें अपना आदर्श समझती हूँ। अच्छा, ये बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आप सुषमा जी की तरह ही देश की सेवा भी करें और आपकी जो जो इच्छाएँ हैं अपने कर्म को लेके, सेवा को लेके वो ज़रूर पूर्ण बल्कि मैं आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा एक छोटा-सा। आपका जो फेस कट है वो बांसुरी जी जैसा ही लगता है उनकी बेटी जैसा। डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया अब 6 साल का कार्यकाल होता है इसका 21 में 5 साल 5 का। साल का 21 में आप जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। हाउ डू यू सी योरसेल्फ post these 5 years and where do you want to reach and what do you want to do basically after these 5 years ऐसे जिला पंचायत कहाँ जाना चाहते हैं कहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके बाद After completing this tenure, I certainly see myself to be associated with social causes जी as a doctor, as a politician. जी So these two options I have, and certainly I'll move with these तो आप two lines. स्पष्ट और सामने वाली राजनीति में हमेशा बनी रहेंगी जी। और आगे भी बढ़ेंगी चलिए ये हमारी भी बहुत बहुत कामनाएं आप डॉक्टर साहब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का डायलेक्ट अगर आप देखते हैं डायलॉग या लोगों की जो यहाँ की जो भाषा है बड़ी कड़क बोली जाती है बड़ी बड़ी खड़ी बोली जाती है मेरा कोई इसमें फेमिनाइन बाइज्ड हो गया मैं कोई बात नहीं करूँगा, ना मैं कोई जेंडर बाइज्ड हूँ बट अदरवाइज़ मुझे कभी-कभी कुछ चीज़ें विचलित करती हैं। समाज में एक बहुत बड़ी भीड़ में एक महिला के लिए कई बारी असहज हो जाता होगा जब लोग अपने इश्यूज़ को आग देते हैं, बवाल करते हैं, तब आप उसको कैसे मैनेज करती हो, कैसे हैंडल करती हो, कैसे उसको झेलते हैं आप लोग इन सब चीज़ों को? देखिए भले ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की बोली खड़ी हो, हुँ, लेकिन मैं समझती हूँ जितने अच्छे लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, जी, वो बहुत अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पे जब मैं बैठती हूँ, लोगों की समस्याएँ सुनती हूँ, तो स्वाभाविक तौर है जब वो आपके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं और कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो गुस्से में होते हैं। कभी-कभी जैसा आपने बोला कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। परंतु उस भीड़ में कोई ना कोई भाई ऐसा ज़रूर होता है जो फट से बोल देता है, देखो बहन जी के सामने शब्दों की मर्यादा रखो। जी, मैं बहन जी के सामने और वो फट से समझ भी जाते हैं। हुँ, और हमारी संस्कृति में भी, हमारी सनातन सभ्यता में भी बहनों को, बेटियों को बड़ा ऊपर रखा गया है। तो अगर कहीं न कहीं इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, तो इस चीज़ का एडवांटेज भी है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मतलब बुलंदशहर में जिस क्षेत्र मेरा जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ लोग मुझे एक बेटी और बहन की तरह देखते हैं। और मैं भी उनके साथ एक बहन और बेटी की तरह उनके सुख-दुःख में खड़ी होती बिल्कुल। हूँ। तो कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे उनका ज़रूर मिलता है, डॉक्टर साहब जो गुलावटी नगर पंचायत नगर पालिका। है, मूल रूप से बुलंदशहर के तो आप हैं बट कहीं न कहीं गुलावती में आपका ज़्यादा टच है। माताजी भी वहीं ज़्यादा वहीं वहीं प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी है करती और हैं। आपके जी। काम भी वहीं है।
अब क्या प्रथम बार आज़ादी के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि पहली बार गुलावटी की जो जिला वो जो पंचायत है, वो भाजपा ने जीती है। जी। तो उसमें हम कहाँ तक माने कि डॉक्टर साहब का उसमें सहयोग है या डॉक्टर साहब का कहीं न कहीं इसमें हार्ड वर्किंग है कि आज भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को ऐतिहासिक कर पाई है या जीत पाई? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आज़ादी के बाद से गुलावटी नगर पालिका पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपनी जीत हासिल की है। और मैं समझती हूँ कि ये जो पार्टी का जो अपनी रीति है, जो पार्टी की नीति है, अंत्योदय के प्रण को लेके जो पार्टी आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पे जो लोगों का विश्वास है वो मोदी जी के साथ है, वो योगी जी, जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, और कहीं न कहीं बचपन से हम वहाँ लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनकी अच्छाई और उनको क्या चाहिए इस बात से हम भली-भाँति परिचित हैं। तो जैसा माहौल जो उन्हें चाहिए, वो ही बातें करके हमने गुलावटी में इस जीत को दर्ज किया। अब सब जैसे कि आपके जिस प्रदेश को आप बिलॉन्ग करती हैं, वहाँ पर यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं। बाबा के बुलडोज़र के नाम से बहुत फ़ेमस है। तो बुलंदशहर में बाबा का बुलडोज़र कभी चला है या कितना सहमत है आप उस बुलडोज़र को लेके बाबा जी के? देखिए मैं समझती हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी का ये बुलडोज़र वाला और जो भी कदम है, चाहे वो भूमाफियाओं के लिए हैं, चाहे वो इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए हैं, वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज से पहले हम उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के नाम से जानते थे जी, और उस राज्य के नाम से जानते थे जो एक गुंडागर्दी का परिचायक था। जी, परंतु आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में बाहर से निवेश हो रहे हैं। आज नोएडा जैसी सिटी में फ़िल्म सिटी बन रही है। आज हमारे जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। जी, तो ये जो तमाम तरीके के बदलाव हो रहे हैं, ये केवल और केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने गुंडागर्दी पे, भ्रष्टाचार पे बहुत अच्छी तरह से अंकुश किया है जी, और लोगों का विश्वास बना है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो ये बातें हमारी डॉक्टर साहब के साथ आज रहीं। दोस्तों, दर्शकों को बिल्कुल पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ कि डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि भाजपा आपकी बार 400 पार, ईश्वर करे माँ सरस्वती उनको ये आशीर्वाद दें और डॉक्टर साहब अपने इसी तरह से राजनीतिक करियर में आगे बढ़ती रहें, समाज सेवा करती रहें। इसी कामना के साथ हम डॉक्टर साहब का आज के पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।